नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम आतंकी हमले की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए भीषण आतंकी हमले की कल यानी 22 अप्रैल को पहली बरसी है। ठीक एक साल पहले साल 2025 में आतंकियों ने यहां 26 मासूम लोगों को गोलियों से भून दिया था, जिसके घाव आज भी ताजा हैं। और इस दुखद मौके पर कश्मीर के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। हमले के बाद से ही बैसरन घाटी पर्यटकों के लिए पूरी तरह बंद है, जिससे स्थानीय पर्यटन में 40% तक की गिरावट आई है और स्थानीय लोगों में इसे लेकर रोष भी है। इसी बीच भारतीय सेना ने एक शक्तिशाली संदेश जारी कर दुश्मनों को चेताया है कि भारत कुछ भी नहीं भूला है। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर साफ किया कि मानवीय सीमाएं लांघने वालों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ज्ञात हो कि इस हमले का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने मई 2025 में सीमा पार एयर स्ट्राइक कर आतंकियों के 9 ठिकाने ध्वस्त किए थे। आज भी सीमा पर मुस्तैदी और सेना के तेवर बताते हैं कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। अगली खबर सबरीमाला मंदिर की। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और धार्मिक परंपराओं से जुड़े संवेदनशील मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। मंगलवार को 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने सुनवाई के दौरान बेहद अहम सवाल उठाते हुए पूछा कि किसी मूर्ति को स्पर्श करना ईश्वर का अपमान कैसे हो सकता है और इससे देवता अपवित्र कैसे हो जाते हैं। कोर्ट ने वंश और जन्म के आधार पर भक्तों को रोकने की प्रथा पर संवैधानिक अधिकारों का हवाला दिया। दूसरी ओर मंदिर पक्ष के वकील वी गिरी ने दलील दी कि भगवान अयप्पा नैष्ठिक ब्रह्मचारी स्वरूप में हैं, इसलिए वहां की परंपराएं उनके इसी स्वरूप के अनुरूप सदियों से चली आ रही हैं। उन्होंने तर्क दिया कि पूजा की विधि देवता की विशेषताओं के विपरीत नहीं हो सकती। गौरतलब है कि केरल हाईकोर्ट ने 1991 में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाई थी, जिसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। अब पुनर्विचार याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई चल रही है, जिसका फैसला कल आने की प्रबल संभावना है। अगली खबर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। त्रिपुरा के मोहनपुर में मां सौंदर्य चिन्मयी मंदिर के कुंभाभिषेक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वैश्विक समस्याओं और उनके समाधान पर बात रखी। उन्होंने कहा कि पिछले 2000 वर्षों में दुनिया ने सत्ता, धर्म और विज्ञान के विभिन्न मॉडलों को अपनाकर देख लिया, लेकिन स्थायी शांति और संतोष अब भी कोसों दूर है। भागवत के अनुसार राजाओं का शासन शोषण में बदल गया, धर्म के नाम पर रक्तपात हुआ और विज्ञान की सुख सुविधाएं तो दी, लेकिन पर्यावरण विनाश और अशांति को भी जन्म दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज जब परिवार टूट रहे हैं और युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे, तब पूरी दुनिया उम्मीद भरी नजरों से भारत के प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक दर्शन की ओर मुड़ रही है। भागवत ने इसे भारत का वैश्विक कर्तव्य और जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया। इस कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जहां भागवत ने स्पष्ट किया कि आधुनिकता और विकास के बीच संतुलन केवल भारतीय दृष्टिकोण से ही संभव है। अब बात करते हैं अमृतपाल सिंह की। खडूर साहिब से सांसद और वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की कानूनी घेराबंदी एक बार फिर तेज हो गई है। असम के डिब्रूगढ़ जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत बंद अमृतपाल की नजरबंदी 22 अप्रैल को समाप्त हो रही है। इस समय सीमा के खत्म होने से ठीक पहले पंजाब पुलिस की एक विशेष टीम डिब्रूगढ़ पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही एनएसए की अवधि समाप्त होगी, पुलिस उन्हें अजनाला थाने हमले के मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लेगी। फरवरी 2023 में हुए अजनाला कांड में अमृतपाल पर अपने समर्थकों के साथ थाने पर धावा बोलने, पुलिसकर्मियों से मारपीट और दंगा भड़काने जैसे गंभीर आरोप हैं। पुलिस का लक्ष्य उन्हें स्थानीय अदालत में पेश कर रिमांड हासिल करना, ताकि लंबित मुकदमों का ट्रायल शुरू किया जा सके। हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं में नामजद अमृतपाल की संभावित गिरफ्तारी पंजाब की सियासत में भी हलचल पैदा कर सकती है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रण में उतरे प्रत्याशियों की प्रोफाइल ने चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। जी हां, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चुनावी मैदान में डटे हर 5 में से एक उम्मीदवार करोड़पति हैं और कुल 2920 उम्मीदवारों में से 630 के पास करोड़ों की संपत्ति है, जिनमें सत्ताधारी टीएमसी के सबसे ज्यादा 72% और बीजेपी के 49% प्रत्याशी इस सूची में शामिल हैं। संपत्ति के साथ साथ दागदार रिकॉर्ड भी चिंता का विषय है। 23% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें सबसे गंभीर बात यह है कि 192 प्रत्याशियों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप हैं और 8 पर दुष्कर्म जैसे संगीन केस चल रहे हैं। शिक्षा के स्तर पर भी बड़ी खाई देखी गई, जहां 53% उम्मीदवार ग्रेजुएट तक भी नहीं पहुंचे हैं। वहीं राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अब भी कम है, जिन्हें
केवल 13% टिकट ही मिल पाए हैं। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले ये आंकड़े लोकतांत्रिक शुचिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं।